It was season of darkness. It was the spring of hope. It was the winter of despair. We had everything before us. We had nothing before us. चार्ल्स डिकन्स ने अपनी सबसे मशहूर किताब टेल ऑफ टू सिटीज़ की शुरुआत इन्हीं लाइनों से की थी, और जो दौर इस वक्त चल रहा है शायद वो यही है। वी हैड एवरीथिंग बिफोर अस, वी हैड नथिंग बिफोर अस। मीडिया के इस दौर में हम एक आवाज़ है जो लगातार सुनते आए हैं। रवीश जी, मैं चाहूँगी कि कार्यक्रम की शुरुआत में बातचीत और गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएं। इससे पहले आप हमें बताएं कि आप इस जो मौजूदा दौर है, जो वर्तमान दौर का मीडिया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। आप अपने विचार हमारे ऑडियंस से साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप सब यहाँ आए, और एक ख़ास मकसद से भी आए हैं आप लोग। हिमांशु, वरुण और शिवाग्र, आप तीनों ने जो बेहतरीन प्रस्तुति की है, वेदांत, मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी और आप सब भी नहीं भूल पाएंगे। आपकी वजह से ये शाम संजीदा हुई, बेहद संजीदा हो गई और खुशनुमा भी हो गई। इस शाम की नीयत यही है, लगती है कि हम नफ़रतों के सैलाब को रोक देंगे। अशफाक और विस्मिल की कहानियों से गुज़रते हुए ये इरादा बहुत मज़बूत हो रहा था कि हम नफ़रतों के सैलाब को रोकेंगे ही। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो हिंदुस्तान का मीडिया इस वक्त है, उसे देखते हुए कोई भी ये अब समझ सकता है कि इसमें भाषा का कोई फ़र्क नहीं रहा। पहले की टेलीविज़न चैनल की दुनिया से आता हूँ। किसी भी चैनल को आप देखें, चाहे वो हिंदी का चैनल हो, चाहे वो अंग्रेज़ी का चैनल हो, तो भाषा का फ़र्क मिट गया है। तो क्लास का फ़र्क मिट गया, कंटेंट का फ़र्क मिट गया, क्राफ्ट का फ़र्क मिट गया है, और ड्राफ्ट का फ़र्क मिट गया है। एक ही ड्राफ्ट आता है, उसी ड्राफ्ट को लेकर सबको अपनी अपनी भाषाओं में बोलना होता है। इसको हम सरल शब्दों में प्रोपेगेंडा कहते हैं। मैंने कभी भी अपनी समझदारी के हासिल किए हुए वर्षों में हिंदी, अंग्रेज़ी और दूसरी भाषाओं की मीडिया का फ़र्क इस कदर मिटता हुआ हमने नहीं देखा था। इन सब का ये अब सब बराबर हैं। ये और बात है कि इनका लीडर अंग्रेज़ी वाला है, ये और बात है कि उसका भी सुप्रीम लीडर हिंदी वाला है। मैं भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहा था। आप लोगों ने तालियां बजाई तो सोचा नाम बता दूं, कहीं ये धोखा ना हो जाए। तो ये एक चीज़ आई है आपको। तो मीडिया बहुत अब बदल गया है, उसका कंटेंट, फॉर्मेट सब एक जैसा है। झुकता पाकिस्तान, झुकाता हिंदुस्तान, कांपता पाकिस्तान, कपाता हिंदुस्तान। इसी फ्रेम में अंग्रेज़ी की भी शब्दावलियां हैं और इसी फ्रेम में हिंदी की भी शब्दावलियां हैं, और आपको मालूम नहीं कि इसी फ्रेम में दूसरी भाषाओं के न्यूज़ चैनलों की भी शब्दावलियां रोज़ परोसी जा रही हैं। इतना सेंट्रलाइज्ड कमांड से प्रोपेगेंडा हम सब के जीवन में मीडिया के ज़रिए कभी भी एक साथ एक आंधी बनकर कभी नहीं आया था, जो अब आ रहा है। तो ये एक जो प्रक्रिया थी वो मुकम्मल हो गई है, और ये प्रक्रिया का अंजाम क्या है, वो कर क्या रहा है, वो हमारी नागरिकता, हमारी धार्मिकता और हमारी लोकतांत्रिकता, इन तीनों की जो तरबियत है, जो बुनियाद है, उस पर रोज़ वो हमले कर रहा है। हिंदुओं के भीतर वो एक हिंदू कुंठा का निर्माण कर रहा है, और मुसलमानों के भीतर एक मुस्लिम कुंठा का निर्माण कर रहा है। आप कुंठा की जगह भय भी पढ़ सकते हैं, चाहे आप कुंठा कह लीजिए, चाहे आप भय कह लीजिए। तो उसका जो पूरा फॉर्मेट है
वो एक ऐसा डिज़ाइन करना है कि पहले वो शुरू करता है कि हिंदुओं को मुसलमानों से डरना चाहिए, फिर वो बताता है कि हिंदुओं को हिंदू से डरना चाहिए, और फिर इस डरा डरी के खेल में मुसलमान भी अपने आप से डरने लगता है और पब्लिक और पॉलिटिकल स्पेस से पीछे हटता है। इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए इस वक्त हमारा मीडिया बहुत तेज़ी से लगा हुआ है, जुनून से लगा हुआ है। एक 15 करोड़ की आबादी को आपने पब्लिक और पॉलिटिकल स्पेस से पीछे धकेल दिया है। जब आप ये ख़तरनाक काम कर सकते हैं तो आप अपने भीतर की आबादी को के और भी 15 करोड़ को इसी तरह से पीछे धकेल सकते हैं। तो ये जो धकेलने की प्रक्रिया है वो वहाँ तक उन सब को धकेल देना है ताकि जो 30% का खेल है वो बचे रह जाएं, और रोज़ वो एक तरह के नए समर्थक का निर्माण कर रहा है। डेली हमारी जो नागरिकता का बोध है उसका विभाजन हो रहा है, हमसे उस बोध को छीना जा रहा है। हम इतना ज़्यादा उस हिंदू कुंठा के शिकार हो गए इन टेलीविज़न चैनलों के ज़रिए कि अब हिंदुओं पर भी शक करने लगे हैं। आप टीवी चैनलों का इस वक्त देखें, चाहे अंग्रेज़ी या हिंदी, तो वो लेबल लगा है पाकिस्तान का, मगर चर्चा में ये बात आ रही है कि हमारे बीच जो गद्दार हैं, जो हमारे बीच गद्दार हैं, पहले हमें उनसे लड़ना पड़ेगा। तो एक तरह से ये प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। तो अगर आप भारत के लोकतंत्र को देखना चाहते हैं कि वो कैसा हो गया है, तो किसी भी रात कोई सा भी चैनल आप देख लीजिए। ये मजाक की बात नहीं है, ये मजाक की बात नहीं है। जिस आज़ादी की लड़ाई को आपने 100 साल तक लड़ा और एक भावनाओं की बुनियाद कायम की कि हम इस तरह का हिंदुस्तान बनाएंगे जहाँ कोई अशफाक और विस्मिल दोनों को कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकेगा। हमारे न्यूज़ एंकर रोज़ शाम को किसी अशफाक को किसी विस्मिल से अलग कर रहे होते हैं और किसी विस्मिल को किसी अशफाक से अलग कर रहे होते हैं। और इनका जो नेता है, मीडिया और पॉलिटिक्स, इसका कभी भी विलय इतना कंप्लीट नहीं हुआ था। ये प्रोसेस अब पूरा हो गया है। आप न्यूज़ चैनलों को देखकर ये समझ सकते हैं कि शाम को बीजेपी का कोई प्रोग्राम चल रहा है, उनका कोई एजेंडा चल रहा है। इसमें किसी भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे एंकरों ने वो मुमकिन करके दिखाया है, और इस टेलीविज़न ने, जो अंग्रेज़ चाहते हुए भी नहीं कर सके, जो बहुत से लोग चाहते हुए भी नहीं कर सके। हिंदुस्तान में बहुत सारे दंगे हुए, वो उन दंगों के असर में भी हम अलग नहीं हो सके, लेकिन अब वो अलग कर दिया है। तो ये जो हमारी जो नागरिकता का जो बोध है उस पर हमला है। हम सबको इस टीवी से लड़ना पड़ेगा। अगर इस टीवी से आप नहीं लड़ेंगे, लोगों को नहीं बताएंगे कि इस टीवी से लड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये वो हिंदुस्तान का जो भी तसव्वुर था उसको ये बर्बाद कर चुका है ऑलरेडी। ये 19 के बाद बर्बाद नहीं करेगा, ये 2014 से 2019 के बीच बर्बाद कर चुका है। अगर आप इसके प्रमाण में हज़ारों उदाहरण देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो भी दिया जा सकता है। पर इतना क्यों मेहनत करना चाहते हैं? कोई एक न्यूज़ चैनल, एक एंकर को देख लीजिए, लगता है कि राष्ट्रवाद की सारी समझ उसी को दुनिया में आ गई है, अब वो खुदा हो गया है। वो इस तरह से बोल रहा है न्यूज़ एंकर। तो एक तरह से न्यूज़ एंकर ने इंफॉर्मेशन को हटा दिया है, उसकी जगह वो परसेप्शन को ले आया है, और जो दर्शक थे, जो आप हैं, उनको हटाकर जो पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक हैं उनको दर्शक बना लिया है। उसकी पूरी कोशिश है कि आप दर्शक ना बने। दर्शक बनने की एक ही शर्त है कि आप सूचना मांगे कि फिल्म की शूटिंग के दौरान आपने कितने कपड़े बदले थे, मांगे कि शो के दौरान आप हर दिन की रैलियों के आपके डिजाइनर कपड़े इतने अच्छे क्यों रहे। ये सवाल तो बाहर दिखने वाले सवाल हैं, जो भीतर घटने वाले सवाल हैं, वो उन सवालों का वो तब पैदा होंगे जब सूचनाएं आप तक पहुंचेंगी। तो
तो जब आपके पास सूचनाएं नहीं पहुंच रही हैं तो फिर आप दर्शक नहीं रहे। और नागरिक होने के लिए दो ही शर्तें हैं कि आपके पास बराबर से सूचनाएं पहुंचें और आपके पास बराबर से सवाल करने का इख्तियार हो, हक हो। इन दोनों पर हमला हुआ तो एक तरह से इस पूरे डिज़ाइन में आप टीवी को देखें तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि आज का मीडिया दर्शकों को हटा रहा है, बाहर कर रहा है और नागरिकों को मिटा रहा है। उसके बदले में अपने लिए एक समर्थकों का हुजूम तैयार कर रहा है, जो ट्रोल करा देते हैं, जो वायरल करा देते हैं, जिनको आपत्ति होती है हम सब की बातों से तो हमें गालियां दिलवा देते हैं, जान से मारने की धमकियां दिलवा देते हैं। उसी भारत माता का नाम लेते हुए मेरी माँओं को और मेरी बहनों को गाली दिया गया। बताइए, अगर भारत माता सचमुच होती हैं, जो टैगोर की ड्राइंग से बनते बनते हम सब की कल्पनाओं में आई भारत माता, वो अगर साक्षात होती तो उनसे पूछते, मेरी भी माँ भारत माता है, अगर तुम भावनाओं की राजनीति करने का ये तुमने तरीका सीख लिया है तो क्या हम सब अपनी माताओं और बहनों को छोड़ दें? तो ये जो गालियां हैं, इन गालियों को पॉलिटिकल वेपन में इस्तेमाल किया गया और इस पॉलिटिकल वेपन को टेलीविज़न के ज़रिए लेजिटिमाइज किया जा रहा है। टेलीविज़न अभी माँ बहन की गालियों पर नहीं आया है, लेकिन वो आपको एंटी नेशनल बोल के दरअसल उन्हीं गालियों की जगह पे वो आपके लिए एंटी नेशनल का इस्तेमाल कर रहा है। तो हम इस स्थिति पर पहुंच गए हैं, रोज़ इसे स्वीकार करने लगे हैं कि नहीं नहीं ये ज़्यादा है, इन पे कोई ध्यान नहीं देता है। मेरा अपना मत है मीनाक्षी कि इन्होंने एक बड़ी जमात तो तैयार कर ली है जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। वो जमात है, वो हारने से नहीं मिटने वाली है, न जीतने से ख़त्म होने वाली है। पर वो जमात हमारे बीच में है कि जब आप सवाल पूछें सरकार से तो पहला सवाल आता है कि आप कांग्रेस के एजेंट हैं, दूसरा सवाल आता है कि आप कम्युनिस्ट हैं, फिर कहा जाता है कि आप नक्सल हैं, फिर कहा जाता है कि आप अर्बन नक्सल हैं, फिर कहा जाता है कि आप एंटी हिंदू हैं, फिर कहा जाता है आप प्रो मुस्लिम हैं, फिर कहा जाता है कि आप एंटी मोदी हैं। यही वो बिंदु है, यही वो अंतिम बिंदु है आपके सवाल करने पे, जो इस लोकतंत्र में लोक व्यवस्था की समाप्ति का आरंभिक बिंदु है। लोक व्यवस्था एक पब्लिक ऑर्डर को समझते हैं हम, और उन गालियों के जरिए और इस मीडिया के जरिए जो लोक व्यवस्था हमने कायम की थी उसे ध्वस्त कर दिया गया है। तो अब हालत यह है कि जो नागरिक है वो नागरिकों से डरा हुआ है, हम अपने अधिकार भूल गए हैं और हुजूर की शान में हम सवाल करना छोड़ दिए। इतना डर लगता है उनसे कि पूछने वाले मीडिया संस्थान खत्म हो गए, और अभी भी हम उन मीडिया संस्थानों को महीने का 500 रुपया अखबार में और 500 रुपया इंटरनेट पे खर्चा करके सब्सिडाइज कर रहे हैं। मैंने दर्शकों की ऐसी जमात अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी जो लोकतंत्र के खात्मे का हथियार बन चुके मीडिया को सब्सिडाइज करता हो अपनी मेहनत की कमाई से और अपने मेहनत के बचे हुए समय से। धन्यवाद। जो आपने दशा बताई है मीडिया की, वो शब्दशः सही है। हम हर रात देखते हैं कि किस तरह से जो इस तरीके का उन्माद है जो चैनल्स पर चल रहा है। इस बीच मुझे राजेश जोशी की एक बहुत प्रचलित कविता है वो याद आती है, जो चारण नहीं होंगे, जो गुण नहीं गाएंगे, वो मारे जाएंगे। कुछ दिन पहले ही गोविंद पानसरे की जो डेथ एनिवर्सरी है वो बीती है। ऐसा दौर है जहां मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, फिर भी उसी मीडिया के एक तबके को इतनी ज़्यादा लोकप्रियता मिली हुई है, वो तबका जिस पर हो सकता है किसी आम इंसान को या हम जैसे किसी व्यक्ति को आपत्ति हो। ये जो स्वीकार्यता और ये जो लोकप्रियता है इस तरीके की मीडिया को, जो एक तरीके का एजेंडा चला रही है पत्रकारिता के नाम पर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपने कहा कि आपने कभी नहीं देखी दर्शकों की ऐसी बड़ी जमात, पर क्या वजह है कि ऐसे चैनल्स को, ऐसे एंकर्स को स्वीकार्यता मिली हुई है? उनके भीतर अभी भी ये विश्वास बना हुआ है कि
वो पत्रकारिता देख रहे हैं, ये पत्रकार हैं तो ये अपना काम ठीक से कर रहे हैं। जिन जिन लोगों में ये शक पैदा हुआ उन्होंने उसे देखना बंद भी किया है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा तबका तैयार कर दिया है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। जो लैस है नफ़रत की बातों से, उनकी बातों से, तो ये तैयारी जो है वो अचानक नहीं हुई, ये 5 सालों से लगातार होती चली जा रही है। और हम लोग जो कोशिश भी कर रहे थे, हमारी कोशिश की अपनी एक सीमाएं हैं। इन्होंने जो किया है वो मुख्य धारा की मीडिया, अखबार, आप हिंदी के अखबारों को देखिए तो उसमें तो सवाल लगता है प्रश्नवाचक चिन्ह भी टाइप करना वहाँ से गायब हो गया उनके हेडलाइन से, ये हालत हो गई है। तो मैं इस तरह से उसने हिंदी के अखबारों के जरिए करोड़ों पाठक अपने लिए ऐसे बनाए हैं जो सूचना विहीन हो गए हैं, इसीलिए वो भीड़ में बदल जाते हैं। जब आप सूचना पूछें तो कहेगा अरे ये तो हमको मालूम नहीं था, ये नई बात कह रहा है, ये कहाँ से लेके आए, ज़रूर ये नक्सल कांग्रेसी एजेंट से लेके अंत में एंटी मोदी वाला आदमी होगा तो ये सवाल कर रहा है। लेकिन ये अचानक नहीं हुआ है, ये एक पूरे डिज़ाइन के तहत हो रहा है। ये कोई एंकर की बदमाशी नहीं है, एक एंकर की बदमाशी नहीं है। ये अचानक नहीं हो रहा है कि किसी हिंदी न्यूज़ चैनल का एंकर खड़ा होकर कह रहा है भारत माता की जय के नारे लगवाएं, तो लगाइए, आप रोज शुरू कीजिए, किसने कहा, किसको रोका था। लेकिन हमारा काम जो है कि हमारा काम था इंफॉर्मेशन देना, सरकार से सवाल करना, नागरिक को कबीर बनाना हमारा काम था और संत रविदास बनाना हमारा काम था। हम नागरिक को भक्त बना रहे हैं। हिंदुस्तान के नागरिक कबीर होकर ही लोकतंत्र बचा सकते हैं और रविदास होकर ही लोकतंत्र को बचा सकते हैं। मतलब यही कहने का है कि आप में वो साहस होनी चाहिए, वो हिम्मत होनी चाहिए कि आप दैनिक स्तर पर रोजाना अपने धार्मिक कर्मकांडों को क्वेश्चन कर सकें और सरकार की हरकतों पर क्वेश्चन कर सकें। लेकिन रोज हमें बताया जा रहा है कि हमें यह नहीं करना है क्योंकि देश चाहता है। भाई तुम अपने घर में अखबार 4 नहीं ठीक से पढ़ पाते हो, तुम सारे देश के बारे में कैसे जान गए कि देश क्या चाहता है। तो ये जो एंकर है, ये एंकर अब पत्रकार नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी में इसका विलय हो गया है। एक एंकर की बात होती तो हम समझते कि ठीक है भटका हुआ है या उसका अपना कोई एक नजरिया है वो रख रहा है। 50 से लेकर 60 और कई 100 चैनल ऐसे बैठ के चल रहे हैं। ये क्या हुआ है कि मीडिया में कभी भी इस तरह से, हम सब अपने अपने मजहबों को मानने वाले लोग हैं और कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई यहाँ सिख हैं, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, सब अपने अपने धर्मों के मानने वाले लोग हैं। लेकिन इस मीडिया ने एक तरह से वो ऐसा कभी भी दौर नहीं आया कि हिंदुस्तान का मीडिया ऑफिशियली हिंदुत्व का मीडिया बन गया। वो हिंदू धर्म और हिंदुत्व में बड़ा फर्क है। वो उसकी राजनीतिक शाखा बनाकर हिंदू धर्म का इस्तेमाल करने वाले कुछ लोगों का समूह है जो हिंदुत्व का इस्तेमाल करते हैं। हिंदू धर्म अलग है जो हम और आप दैनिक आचार व्यवहार करते हैं। तो एक पूरा एक गिरोह बन गया और उसने लेजिटिमाइज किया है कि धमकियों को, गाली को, सवाल पूछने की परंपरा को हम खत्म करके दिखा सकते हैं। वो उसने कर दिया है। हालत यह है कि 10 लोगों से मिलता हूं तो 10 के 10 ये सवाल होते हैं कि आप बोल कैसे लेते हैं, हमें बड़ा डर लगता है। तो जो मीडिया ये संभव करके दिखा दिया कि आपको आधिकारिक रूप से आपातकाल लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम ये काम कर देते हैं आपके बदले। आप रैलियां करें 1 जनवरी से लेकर 100 तक, जो भी चुनाव आचार संहिता तक आप 100 रैलियां कर लें। हम अलग अलग विचारधाराओं की बात करते हैं। दुनिया के सभी देशों में अलग अलग विचारधाराओं की राजनीति हो रही है। उदाहरण के तौर पर अगर हम यूएसए को लेते हैं तो वहाँ की जो मीडिया है उसमें बहुत क्लियर, ट्रांसपेरेंट मामला है। जो रिपब्लिकन्स के साथ में है उन्होंने भी अपना साफ कर रखा है जो नज़रिया है कि हम रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करते हैं या हम इस विचारधारा से सहमत हैं। डेमोक्रेट्स अपनी विचारधारा से सहमत है और मीडिया का एक तबका है जो इस चीज़ के साथ ट्रांसपेरेंसी बरतता है। हिंदुस्तान में अलग अलग विचारधाराएं हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं, पर ऐसी मैच्योरिटी भारत की मीडिया में नहीं है कि वो साफ ट्रांसपेरेंसी बरतते हुए कह दें कि वो निष्पक्ष नहीं है, वो बायस्ड हैं या वो फलानी विचारधारा को सपोर्ट करती हैं। ये मैच्योरिटी भारतीय मीडिया में नहीं दिखाई पड़ती।
इसकी क्या वजह लगती है? कारण ये है कि हमारा मीडिया धीरे धीरे उदारीकरण के बाद अगर आप देखें तो अपना स्पेस वो गंवा रहा था। वो उस कमज़ोरी के ढलान पर पहले से था। जब शमशानों में रिपोर्टर पहुंच गए थे, स्वर्ग की सीढ़ी ढूंढ लाए थे। अब ढूंढी लाए थे तो मंगलयान पे इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं? सीढ़ी लगा के चढ़ जाइए ऊपर, है कि नहीं? जाके वहाँ पे जो भी रखा हुआ है, दही वही रखा हुआ है, उतार लाइए। तो ये चल रहा था, टेलीविज़न चैनलों पर चल रहा था। तो हम सब उसको ख़त्म करने में लगे हुए थे। मीडिया का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वही ध्वस्त हो गया। तो अब ये मीडिया नहीं है जिसे हम मीडिया समझते हैं, ये दुकान और सामान है राजनीतिक दल का। अभी तो एक ही दल का है ज़्यादातर, और एक ही नेता के प्रति समर्पित है। मैंने इतना समर्पण हमने किसी सरकार और किसी नेता के प्रति मीडिया को हमने कभी नहीं देखा था। तो उसका पूरा ढांचा ध्वस्त हो गया, उसकी पूरी बुनियाद बदल दी गई, उसको हटा दी गई। उसका कारण ये था कि पहले बहाना लिया गया कि हमको इससे रेटिंग मिल रही है, मतलब हमको इससे रेवेन्यू मिल रहा है। तो भाई उस रेवेन्यू का तुम क्या किया कि और गिरते चले गए? ना तो आपने रिपोर्टिंग पर खर्च किया, ना आपने न्यूज़ गैदरिंग के संसाधनों पर वो पैसा खर्च किया, लेकिन आप ये बताते रहे उनके सीईओ कि हमें रेटिंग चाहिए तब हमें ऐड मिलता है। ये विज्ञापन देने वाली कंपनियों का भी दिमाग खराब हो गया है। अपना प्रोडक्ट का विज्ञापन वो कितना सुंदर बनाते हैं, भले प्रोडक्ट अच्छा हो या नहीं हो, कितना बढ़िया बनाते हैं। और जिस प्लेटफॉर्म पे वो अपना ऐड देते हैं वो कितना घटिया है, देखिए जरा। दिन भर उस समाज में आग लगा रहा होता, वहां पर अपना वो साबुन तेल बेचने चले आते हैं। तो भाई आप आंख से, नजर से कुछ तो दिमाग लगाइए कि आप एक 30 सेकंड का ऐड बनाने में इतनी मेहनत करते हैं और इतने क्लास का ऐड बनाते हैं, तो ऐसी जगहों पर क्यों दे देते हैं जिसकी कोई अपनी वक्त नहीं है, जिसका कोई अपनी स्टैंडिंग नहीं है। तो हम गिर रहे थे 2000 पहले से। मीडिया ने अपनी तमाम नैतिकताओं को ध्वस्त कर दिया था। जो चैनलों की जो दुनिया है, अखबारों की दुनिया में भी यही प्रक्रिया चल रही थी। हाँ, उसके बाद तैयार था पूरा मीडिया कि कोई ऐसा हुकूमत आ सकता है, कोई नेता ऐसा आ जाए जो चाहे तो इसको अपने हिसाब से नचा सकता है, अपने पार्टी मुख्यालय में बुलाकर उनको पर्चा दे सकता है कि आपको यही यही करना है, वही वही होता है। और सारे जिस तरह से पीछे बढ़ते चले गए। आर्थिक ताकत मीडिया में कभी रही नहीं। मीडिया जिनके पास रहा, मालिकाना हक का सवाल आपके सवाल से जुड़ जाता है। अब तो एक ही मालिक हैं, वो कब कितने चैनल खरीद लेते हैं पता ही नहीं चलता है। जब सारा चैनल खरीद लेंगे तो जियो जियो होता रहेगा, तब कहां जाएंगे आप? तो वो सब खरीद रहे हैं। तो ये एक सवाल है कि देखिए, अभी तक हम डेमोक्रेसी के सवाल को बहुत ही लापरवाही से लेते आए। हमने उस सवाल को टाल दिया करें, नेहरू जी लड़े थे, गांधी जी लड़े थे, पटेल साहब लड़े थे। हमको उनके याद करने के नाम पर सिर्फ उनका जन्मदिन मनाना है और पुण्यतिथि मनानी है। लेकिन हमने अपनी भूमिकाएं स्थगित कर दी 90 के दशक के बाद से, जब ये उदारीकरण आया कि हाँ, हम इस डेमोक्रेसी को बनाना भी है, इसको लेके चलना है। तो इसकी सारी संस्थाएं हमारे सामने ध्वस्त होती चली गई। तो आज क्या हुआ कि अमेरिका का आप उदाहरण दे रही हैं, उसी अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स का 70% रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन से आता है, लोग देते हैं, और वो कई $1 बिलियन का, $1 मिलियन का रेवेन्यू है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उस महंगे देश में अपने राष्ट्रपति का मुकाबला कर पाता है। वॉशिंगटन पोस्ट छाप देता है कि हमारे राष्ट्रपति 700 दिनों में 7000 से ज़्यादा झूठ बोल चुके हैं। यहाँ तो वो गिनने की मीटर नहीं है। वरना हमारे प्रधानमंत्री ने एक काम तो किया ही है, कई और अच्छे कामों के साथ, कि उन्होंने पब्लिक स्पेस में झूठ को लेजिटिमाइज कर दिया है कि झूठ बोल सकते हैं आप ये भी झूठ बोल सकते हैं कि जो न्यू पेंशन स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो रोजगार बढ़ गया। बहुत सारे लोगों ने बताया कि हम तो 20 साल से नौकरी कर रहे थे, अब पेंशन मिलने वाला नहीं। रिटायरमेंट के समय हमने एनपीएस खोला तो हम एम्प्लॉयमेंट में गिना गए। बताइए, तो रिटायरमेंट के समय के लोगों को एम्प्लॉयमेंट में गिन देने का काम लोकसभा में खड़ा होकर हमारे प्रधानमंत्री कर सकते हैं, और विपक्ष की वैसी कोई तैयारी नहीं है, होमवर्क नहीं है। तो इस लोकतंत्र में चाहे आप नागरिक हैं, चाहे आप अपोजिशन हैं, चाहे आप न्यूज़ एंकर हैं या कोई भी हैं, बिना सीरियस होमवर्क किए हुए आप डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते हैं।
अगर आप गंभीरता से अपना होमवर्क नहीं करेंगे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे सिटीजन हो, चाहे वो सोशल ग्रुप हो, ये हम सब की आंखों के सामने भरभराता हुआ गिर रहा है। हमें नहीं मालूम कि जो दूसरी व्यवस्था आ चुकी है, जब वो आधिकारिक रूप से अपना ऐलान करेगी, तब आपकी, हमारी या उनकी, जिनको नहीं मालूम है, जो इन्फॉर्मेशन लेस होकर घूम रहे हैं, झंडा लेकर, हर बात में झंडा लेकर निकल गए हैं। सहारनपुर में भी लोग निकल गए बंदूक लेके कि हम सीमा पे जा रहे हैं अपनी दुनाली लेके, और वीडियो भेज दिया उन्होंने। तो हमको सब समझना चाहिए कि किसका क्या काम है। तो मीडिया जो हमारा टेलीविज़न है, अब इसको बदलना पड़ेगा मीनाक्षी। लोगों को बताना पड़ेगा कि चुनाव का समय है। मैं अपील करता हूं कि 2 महीने में कम से कम आप टीवी देखना छोड़ दीजिए। 2 महीना छोड़ दीजिए, आप उठा के फेंक दीजिए टीवी को घर से बाहर। ना मोबाइल में देखिए, ना दीवार पर चिपका के देखिए। 2 महीना तो नहीं देख सकते ना, इतना तो कर सकते हैं। इससे आसान डेमोक्रेसी के लिए मैं क्या मांग रहा हूं आप, कि वो टीवी जो भारत के लोकतंत्र को, अर्जित किए गए लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, क्या आप उस टीवी को नहीं छोड़ सकते? छोड़ दीजिए ना। इसका अब कुछ भी नहीं हो सकता है। यह हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर नेता की जूती बनकर रह गया है। आप इसे क्यों सर पे उठा रहे हैं? आप नागरिक हैं, मत उठाइए। मैं ये बात किसी अतिरेक में नहीं कह रहा आपसे। आप खुद भी चैनलों को देखिए कि कैसे वो एंकर चिल्ला रहा था कि तेंदुलकर बोल क्यों नहीं रहा है। अरे भाई, तुमसे बोला नहीं जाता, सरकार से सवाल नहीं पूछा जाता, तुम तेंदुलकर से पूछ रहे हो। तुम पूछ लो ना सरकार से कि पुलवामा पे हमला हुआ, आप रैली संबोधित कर रहे थे, अपनी सरकार की योजनाएं गिना रहे थे आप। 7 दिन बाद जब कश्मीरी लड़कों को मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है, तब कहते हैं हमारी लड़ाई कश्मीर से है, कश्मीरियों से नहीं है। ये आप पहले दिन भी कह सकते थे जब आपका होम मिनिस्टर कह रहा था। तो पूछने की उनमें हिम्मत नहीं है, तो वो क्या करता है कि ध्यान ना जाए कि ये सरकार से पूछना हमारा काम है, तो आपके ही बीच कह रहा है कि आप इनसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं, ये एंटी नेशनल है। अब वही 4 लोग एंटी नेशनल इनको मिले इतने बड़े देश में, 4 एंकर और 1 वकील। अब उनसे बोर हो गया तो एक तेंदुलकर गावस्कर को खोज के ले आए। जिस गावस्कर और तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट के जरिए हमको अपने इंडियननेस में, हिंदुस्तानियत पे गर्व करना सिखाया, अपने हुनर को साधना सिखाया कि हम भी जीत सकते हैं, वेस्ट इंडीज की टीम को हटा सकते हैं, उस गावस्कर से भी आप पूछ सकते हैं। यही आपके सामने हुआ, यही इस मीडिया ने किया। तभी मैं कहता हूं, मेरा बस चलता तो मैं देश के हर आदमी से कह आता कि तुम इस 2.5 महीने के लिए टेलीविजन चैनल मत देखो। इसने तुम्हारे मुल्क की बर्बादी का ठेका लिया हुआ है। इसमें ना तुम्हारी आवाज है, ना तुम्हारी बात है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, भटक जाऊंगा, कि इस मीडिया ने क्या किया है कि पब्लिक को ही डिलेजिटिमाइज कर दिया है। डेमोक्रेसी में पब्लिक एक लेजिटिमेट यूनिट होती है। अब आप देखेंगे इन चैनलों पे पब्लिक का कोई इशू नहीं है, कोई इशू पब्लिक का नहीं है। किसी भी तरह से किसान आते हैं तो किसान का इशू नहीं है। ये आजकल अर्धसैनिक बलों की तरफदारी करने में लगे हुए हैं, उनकी शहादत का फायदा उठा रही हैं न्यूज चैनल वाले। लेकिन जब वो आए थे हजारों की संख्या में अपने पेंशन की मांग को लेकर, कोई नहीं गया था, कोई नहीं गया था। और आज भी मैं कहता हूं कि तुम 1 घंटे का प्रोग्राम इनके पेंशन के लिए करके दिखा दो, करके दिखा दो, वो नहीं कर पाएगा। तो उसने, हर किसी ने जाके जो नागरिकों को, जो पब्लिक को डिलेजिटिमाइज किया है इस टेलीविजन ने। अगर पब्लिक ये बात नहीं समझेगी तो बहुत देर हो चुकी है। अब इस देरी का नतीजा भुगतने का टाइम आ गया है। और इसी डिलेजिटिमाइज करने के कारण जो ये समर्थक बनाए हैं इसको हटा के, वो ये वही ग्रुप है जो इतना ताकतवर अपने आप को महसूस करता है, एंटाइटलमेंट उसका इतना है कि वो सुबोध कुमार सिंह को भी मार देता है और अखलाक को भी मार देता है। गाय दोनों जगह है, लेकिन वो भीड़ जो है बिना जाने समझे वो मार देता है।
तो ये जो टेलीविजन ने जो कांड किया है इस देश में और जो कर रहा है, आप हर रात जाकर आप देखें और पता करें कि ये क्या करे, तो ये क्या बदलेगा? नहीं बदलेगा। इसका विकल्प हमको ढूंढना पड़ेगा। इसका विकल्प हमको विकल्प के रूप में मीडिया को खड़ा करना पड़ेगा। जो उद्योगपति हैं उनमें हिम्मत नहीं है, उनमें हिम्मत नहीं है। उनकी कोई फाइल पकड़ी जाती है और फिर अचानक टेलीविजन चैनल का लाइन बदल जाता है, उनमें हिम्मत नहीं है। तो हमको अगर डेमोक्रेसी को बचाना है, लड़ना है, तो अपने एक मीडिया संस्थान को ऐसा बनाना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो नैतिकता पर खड़ी हो। और नैतिकता के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो साफ पैसा हो, और साफ पैसा सिर्फ भारत की जनता दे सकती है। नेताओं के पास, उद्योगपतियों के पास साफ पैसा है नहीं। मेरा सवाल आप ही की बात से निकला है कि जब जनता पैसा देना शुरू करेगी, जिस तरीके से इंडिपेंडेंट मीडिया के विकल्प जो आ रहे हैं, द वायर जनता के पैसे से ही चल रहा है, और भी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, स्क्रॉल है, न्यूज़ लॉन्ड्री है, ये सब वैकल्पिक मीडिया आ रहा है और ये जनता से गुजारिश करता है कि आप हमें चलाने के लिए हमें रेवेन्यू दीजिए, जिससे कि हमें ना कॉरपोरेट पे डिपेंड रहना पड़े, ना हमें सरकारों पर डिपेंड रहना पड़े। ऐसे में ऑल्टरनेट मीडिया को जिस तरीके से थ्रेट किया जा रहा है, जिस तरीके से उन्हें धमकाया जा रहा है, और जितने छोटे स्तर से शुरू होते हैं उसमें डर की गुंजाइश ज़्यादा होती है कि वो डर जाएंगे। आपका कहना है कि वैकल्पिक मीडिया एक जो है ये मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने अगर खड़ा हो जाता है तो स्थितियाँ बदल सकती हैं। ऐसे में जब डराया जा रहा हो चारों तरफ से, जब चलने के लिए कैसी भी पत्रकार रखेंगे आप, कैसा भी संस्थान होगा, आपको तनख्वाह देनी होगी, एक छोटा सा ही रिसोर्स होना चाहिए आपके पास फाइनेंस का। तो जब ऐसा डर हो, इतने कम रिसोर्सेज हों, तो वैकल्पिक मीडिया कैसे खड़ा हो पाएगा? ये बड़ी चुनौती है, खासकर भारत जैसे निम्न मध्यम वर्गीय देश में। चुनौती तो है कि क्या उसके पास इतने संसाधन आएंगे कि जिसमें वो पत्रकारों को करियर भी ऑफर कर सके और वो पत्रकारिता भी कर सके। दूर दराज के गाँव में जाने के लिए, मैं टेलीविज़न वाला हूँ तो मैं जानता हूँ इस बजट की सिस्टम को, बहुत खर्चे होते हैं। आप 3 दिन 4 दिन अगर ना रुकें स्टोरी पर, लोगों के बीच ना जाएं, तो वो मुकम्मल स्टोरी आपके पास आती नहीं है, आ नहीं सकती है किसी भी कीमत पे। तो अभी तक हो ये रहा था कि जनता अखबार को तो पैसे दे रही थी, पर वो जान नहीं रही थी कि हमारा तौर तरीका क्या है, काम करने का तरीका क्या है। इसी ध्वस्त किए गए दौर में कुछ लोग जो सतर्क हुए हैं, वो अब ये समझ रहे हैं कि पिछले 5 साल में जो बड़ी खबरें हैं, जिनसे बड़े सवाल पैदा होते हैं, वो आपके मुख्य धारा के अखबारों ने नहीं लाया, जिनको लेकर आप रोज़ सुबह टॉयलेट में जाते हैं। वहाँ पे खबरें बंद हो गई हैं। वहाँ पे जो हुजूर के यहाँ से आदेश आता है वही छप जाता है, बीच बीच में कुछ और छप जाता है जिसमें कहते हैं कि नहीं हम जर्नलिज्म कर रहे हैं। वो नहीं है। आप देख लीजिए कि जितनी भी बड़ी खबरें हैं वो इन्हीं वायर से आई हैं, इन्हीं स्क्रोल से आई हैं और कैरावन मैगजीन से आई हैं। जितनी भी बड़ी खबरें, अगर सरकार को अगर क्वेश्चन करने की जो बातें, अब अचानक सारी सूचनाएं गायब करके कह रहे हैं कि बताइए भ्रष्टाचार के आरोप कहाँ हैं। अब छपेगा ही नहीं राफेल में, तो अब आरोप कहाँ से दिखेगा। और ये भी देखिए कि आप इस देश के नागरिक होने के नाते इस बात को कैसे बर्दाश्त कर गए कि जो खुद हजारों करोड़ के घोटाले में डूबा हुआ है, वो हजारों करोड़ की मानहानि का दावा कर रहा है। इस देश की अदालत में बैठे लोगों ने कैसे बर्दाश्त कर लिया कि वो मानहानि को करने के लिए आए हैं और वकीलों को खड़ा कर गए, जो 500 करोड़ जमा नहीं कर सकते और वो कई हजार करोड़ की मानहानि का दावा कर रहे हैं पत्रकारों पर। कैसे बर्दाश्त कर लिया आप लोगों ने? क्योंकि आपने एक नेता के लिए सारे उसूलों को तोड़कर बर्दाश्त करना सीखा, और अब आप किसी भी आरे गहरे उद्योगपतियों के लिए भी ये बर्दाश्त कर रहे हैं कि वो आपके लोकतांत्रिक मूल्यों पर आपके सामने हमला करके चला जाए, और आप बर्दाश्त कर गए। कहां गया आपके भीतर ये बेचैनी पैदा क्यों नहीं हुई कि आपके लोकतंत्र में हो क्या रहा है? एक स्टोरी छपने पे 1000 करोड़ की मानहानि का दावा करेंगे आप। ₹1.25 की मानहानि का कानून बनाइए। ये तो बहुत बड़ा सामंतवाद है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में, भाई आप हैं क्या जो आपकी मानहानि 1000 करोड़ की हो गई?
क्या हैं आप? ₹1.25 की आपकी मानहानि होनी चाहिए, ₹1.25 की मानहानि मेरी भी होनी चाहिए, और ₹1.25 की मानहानि गरीबों की भी होनी चाहिए। किसी का मान सम्मान किसी से ऊंचा होगा, यह सामंती सोच है। वो अनिल को समझाइए, और नहीं तो अंबानी जी को समझाइए। मान सम्मान में बराबरी होनी चाहिए। ये आप कैसे बर्दाश्त कर गए? हम सब की जो जिंदगी है, उसका जो सम्मान है, संविधान हम पे बराबर रूप से हम पे अर्पित होता है कि हम सब एक दूसरे के बराबर हैं, भाईचारे में, मजहब के सम्मान में, मौलिक अधिकारों के इस्तेमाल में हम सब बराबर हैं। तो उनकी मानहानि 1000 करोड़ की कैसे हो गई? ₹1.25 की होनी चाहिए, मेरी भी ₹1.25 की होनी चाहिए, आपकी भी ₹1.25 की होनी चाहिए। तो मानहानि का कानून बदलिए। ये जो डराने की जो बात है, पर बड़ी बात है कि आर्थिक रूप से संपन्न होने से पहले या सक्षम होने से पहले इन नई वेबसाइट्स ने बड़ी खबरें की हैं, अपना इरादा बताया है, उन्होंने लोहा लिया है। वरना मुख्य धारा के न्यूज़ रूम में उद्योगपतियों के बारे में बोलने की परंपरा समाप्त हो गई है, और उन्हीं के जरिए, उन्हीं के इस्तेमाल से डेमोक्रेसी खत्म की जा रही है। डेमोक्रेसी कोई डिब्बा नहीं है कि कोई वहां से ले गया। डेमोक्रेसी के खत्म होने की बात का मतलब यह है कि आप जो उस कुर्सी पर बैठे हैं, आपके बोलने की आज़ादी चली जाएगी, आपके सोचने की आज़ादी चली जाएगी, आपके लिखने की आज़ादी चली जाएगी, और आप एक गुलाम स्थिति में रहेंगे। तो जब इसी स्थिति में रहना था तो फिर 100 साल क्यों लड़े आप? नहीं लड़ते जब गुलामी ही स्वीकार थी। तो इस तरह से जो छोटे छोटे वेबसाइट पर जब हमला किया, मैं उम्मीद कर रहा था कि लोगों को खड़ा होना चाहिए था, और सबसे ज्यादा तो हमारे प्रधानमंत्री को खड़ा होना चाहिए था। इस डेमोक्रेटिक सेटअप के सबसे ज्यादा लाभार्थी कौन है? वही हैं इस वक्त, तो वही हैं। इस डेमोक्रेटिक सेटअप के सबसे बड़े बेनिफिशियरी कौन है? वही हैं। तो वो किस तरह का पब्लिक ऑर्डर बना रहे हैं, या जो पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा है उसके प्रति उनकी चुप्पी। चूंकि अब वही सब जगह हैं, हर तरह की योजनाओं में उन्हीं का फोटो है, मंत्री का तो मंत्री नजर नहीं आते हैं, वो तो ट्वीट करने में लगे रहते हैं। भारत का शिक्षा मंत्री शिक्षा पर जितना ट्वीट नहीं करते, उससे ज्यादा प्रधानमंत्री के ट्वीट को रीट्वीट करते हैं। प्रकाश जावड़ेकर। इतनी क्राइसिस है एजुकेशन में, लेकिन अच्छी बात यह कि हमेशा हंसते हुए दिखते हैं। 5 साल में आपने कभी उनका सीरियस प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, सुना आपने एजुकेशन पे? नहीं। कोई पूछने वाला है? देशभक्त चैनल कोई नहीं पूछेगा। तो सवाल को नहीं पूछने के लिए आप भारत माता की जय का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आप इतिहास को बदल रहे हैं। भारत माता की जय का इस्तेमाल हमने सवाल को पूछने के लिए किया था। अंग्रेजी हुकूमत से हमने सवाल पूछने के लिए भारत माता की जय बोला था। अब ये न्यूज़ चैनल आप सवाल ना पूछें, इसलिए वो आपके बीच में आके कहता बोलो भारत माता की जय। अरे भाई, हम बोलते ही हैं, तुम डराते क्यों हमको? तो ये एक मीडिया का जो एक पैटर्न है, बहुत सारी चीज़ें खराब हो रही हैं। इसके बीच जो चीज़ें बन रही हैं, मैं देखना चाहूँगा कि क्या जो मेन स्ट्रीम मीडिया का जो रीच आउट है, जो उसकी पहुँच है, उसको कोई मैच कर रहा है। कोई वायर मैच कर रहा है, या कोई स्क्रोल मैच कर रहा है, कोई न्यूज़ लॉन्ड्री मैच कर रहा है, कोई ध्रुव राठी मैच कर रहा है, बहुत सारे, कोई अभिसार शर्मा, कोई आरफा मैच कर रही हैं। अकेले लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, पर अच्छी बात है कि लड़ रही हैं। हमारी दोस्त आरफा, वो कुछ भी कहती है, उनकी बात गलत नहीं होती, उनका मजहब नजर आता है लोगों को। तो आप क्या खड़े हुए, या लोग क्या खड़े हो रहे हैं कि आरफा खानम जब बोलेंगी तो उनकी बात गलत हो सकती है या सही होती है, हो सकती है, हम इस पे विचार करेंगे। क्या हम उनके मजहब को आगे करेंगे? ये बुज़दिल इंडिया है जो सवालों से भागता है और भागते हुए भारत माता की जय का इस्तेमाल करता है। ये बुज़दिल इंडिया है।
वो जो एक एंकर, मैं यहाँ आने से पहले उस एंकर का कार्यक्रम देख रहा था, तो वो कह रहे थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे भाई क्यों फर्क पड़ेगा? हुकूमत तुम्हारे साथ है, तुम्हारे ऊपर कुछ होता है, धक्का मुक्की होती है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चों पर देशद्रोह का मुकदमा हो जाता है, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? तुम क्यों कह रहे हो कि तुम्हें फर्क पड़ेगा? फर्क आरफा को पढ़ना चाहिए, अभिसार को पढ़ना चाहिए। ये क्यों इतने बड़े देश में 4 लोगों का बोलना इतनी बात अहम कैसे हो गई? इतना सा सोच लेंगे आपको जवाब मिल जाएगा। फिर आप मुझसे ये नहीं कहेंगे कि मोदी जी ने एक तो अच्छा काम किया होगा, वही तारीफ कर देते आप। जब मैं गाली देने वालों से बहस करता हूं तो वो कहते हैं अक्सर मुझे, एक तो अच्छा काम किया होगा। इतने सारे अच्छे काम किए, बताया तो मैंने कि कितना सारा अच्छा काम किया। जी, आपने जिस तरीके से जिक्र किया शिक्षा मंत्री का, शिक्षा को लेकर आपने एक बहुत लंबी सीरीज़ की थी, शिक्षा को लेकर आपने बहुत सारा काम किया। उस सब के बाद आपको क्या हिंदुस्तान में जो शिक्षा प्रणाली है उसका क्या आकलन आप करते हैं? बहुत ही खराब। और जो इस वक्त जो एजुकेशन सिस्टम है वो जो पहली पीढ़ी के लोग जो आ रहे हैं, जो हम सबको देखकर आकांक्षाएं पाल रहे हैं कि हम जिंदगी में अच्छा करेंगे, उनको रोकने की एक कोशिश है। आप दिल्ली में ही आप देख लें तो कई हजार शिक्षक एडहॉक पढ़ा रहे हैं, है ना? और आप बाहर के कॉलेजों में चले जाएं, गांव कस्बों के कॉलेजों में या राजधानियों के कॉलेज में, जहां ठीक ठाक कभी कभार कॉलेज हुआ करते थे, वो पिछले 15-20 साल में बर्बाद कर दिए गए। 1 लाख से ज़्यादा शिक्षक नहीं हैं और कोई 10 लाख स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं। और आपको पता है एक मज़ेदार बात, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उधर इंडिया कांग्रेस हो रहा था हार्वर्ड की तरह, तो हमारे शिक्षा मंत्री जा नहीं पाए क्योंकि चुनाव था। तो वो अपना स्पीच भेजते हैं जैसे उन लोगों को मालूम नहीं है कि इंडिया इज़ ए 1 बिलियन प्लस कंट्री। ये सब जो नहीं होता है कि इतने मिलियन, चुनाव आयोग का जो पर्चा होता है वो पढ़ देते हैं। उसके बाद वो एक चीज़ बताते हैं कि हम स्कूलों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग को नहीं पता होगा। और 6 to 12 के स्कूलों में वो 3D प्रिंटर दे रहे हैं। किस लिए भाई? जिस सरकारी स्कूल में मास्टर नहीं है, आप MIT के बच्चों को कह रहे हो रॉकेट दे रहे हो क्या? 3D प्रिंटर। नहीं समझ में आती ये बात, ये बात गलत है। रोबोटिक्स की पढ़ाई हो रही है 6 to 12 में। आपने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया होगा 200-300 स्कूलों में। आप कह रहे हैं कि हम 6ठी से लेकर 12वीं तक में रोबोटिक्स की पढ़ाई करा रहे हैं और 3D प्रिंटर दे रहे हैं। गजब हाल है भाई साहब। जैसे वही गनीमत था कि मैंने कहा कि अगला लाइन ये ना कह दें कि 3D प्रिंटर का आविष्कार हमारे यहां पहले ही हो गया था। वो नहीं कहा तो मुझे लगा कि हाँ ये शिक्षा मंत्री हैं। जब दावा उन्होंने नहीं किया कि 3D प्रिंटर का आविष्कार हमने प्लास्टिक सर्जरी से पहले किया था, तब लगा कि हाँ वो शिक्षा मंत्री हैं। बहुत ही बुरा हाल है। अब मुझे दुख होता है कि इसका सबसे बड़ा सफरर कौन है? स्टूडेंट्स हैं। और स्टूडेंट्स ही, छात्र ही इस शिक्षा व्यवस्था में गिरावट को या इसके राजनीतिक कारणों को नहीं पहचान पाते हैं और वो इस तरह से इस बर्बादी की कंटिन्यूटी को बनाए रखें। मैं खुद जानता हूं कि बिहार में ऐसे लाखों छात्र, मैं हैरान हूं कि वो फंस गए हैं। उनका BA का इम्तहान 3 साल की जगह 5 साल में पूरा नहीं हुआ और बहुत सारे अनअफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जिसमें एडमिशन लेने के कारण कुछ कानूनी अड़चनें आ गई, तो कोई 10,000 20,000 बच्चे बर्बाद हो गए। उनका रिजल्ट नहीं निकला और इस 27 तारीख तक अगर नहीं निकला तो वो रेलवे की परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो सोचिए उनके सामने से क्या छूट रहा है। कोई बेचैनी नहीं है इस देश में, क्योंकि एंकर को सरकार का समर्थन प्राप्त है और वो 4 लोगों को बुलाकर हिंदुस्तान के लोगों में नेशनल और एंटी नेशनल का खांचा बनाने में व्यस्त है। ये आपका मीडिया है। तो हमने ना तो जनता ने शिक्षा के सवाल को प्राथमिकता पे रखा, ना पत्रकारों ने रखा, ना नेताओं ने रखा, और इसकी कीमत हम सब बहुत ज़्यादा चुका रहे हैं। जगह जगह में हम एक पैरेलल समानांतर व्यवस्था में अपनी मेहनत की कमाई दे रहे हैं। किसी बच्चे को कोई चैन नहीं है। जो इटावा में है, जो मैनपुरी में है, जो धनबाद में है, जो मोतिहारी मुजफ्फरपुर में है,
वो सब बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, पर इस शिक्षा पे सीरीज करते हुए मैंने देखा, और मैं इस बात को अभी भी समझना चाहता हूँ कि इतनी बर्बादी के बाद भी उनके भीतर ये हिंदू कुंठा जो चैनलों और राजनीति ने बिठाई है, वो क्यों और कैसे इतनी मजबूत है। मेरा अपना शक है कि आज भी उनसे कहा जाए कि तुम अपनी बर्बादी को रहने दो, इस हिंदू कुंठा को चुन लो, तो शायद वो चुन सकते हैं। पर उन्होंने मुझसे वादा किया है कि अब वो इस राजनीति को समझ गए हैं, अब वो एजुकेशन के सवाल को प्राथमिकता देंगे अपने कोई भी दल को वोट करते हुए। देखता हूँ 2 महीने में पता चल जाएगा। आपने बताया स्कूलों में मास्टर नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ में एडहॉक टीचर्स हैं, पर पुलिस की मौजूदगी हर कैंपस में है। हाँ, तो इस देश में राय दी गई कि तोप लगा दो यूनिवर्सिटी में और तिरंगा लगा दो तो देशभक्ति आ जाएगी। अब भाई तिरंगा आप अपने यहाँ लगा के तब भी तो आप इतना रिश्वतबाजी के इतने सारे मामले आ जाते हैं। चुनाव आयुक्त कह गए, जो रिटायर होकर गए, कि काला धन खत्म नहीं हुआ। सारा काला धन का कारोबार यही लोग कर रहे हैं, नहीं तो इनकी रैलियों में बरसाती नहीं होता इनकी रैलियों में। और कितनी महंगी रैलियां हो रही हैं, कभी जाकर आप देखिए तो उन मंचों की सजावट देखिए। ये जो 100 रैलियां हुई हैं प्रधानमंत्री की, उन मंचों की सजावट देखिए, उनके शामियाने देखिए, अमित शाह के देखिए, राहुल गांधी के देखिए, सबके देखिए। आपको पता चलेगा कि तिरंगा झंडा लगाने की सबसे ज्यादा जरूरत इनकी रैलियों के मंचों पर है, यूनिवर्सिटी में नहीं। यूनिवर्सिटी में मास्टर लगा दीजिए। एक से एक खराब वाइस चांसलर इस दौर में नियुक्त किए गए, एक से एक। बीएचयू का एक प्रोफेसर है, मेरा ही फोन नंबर डाल के ट्रोल कर रहा है, बताइए। मेरा अगला सवाल यही है कि जिस तरीके से ट्रोलिंग, थ्रेटनिंग, धमकियों को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है, जिस तरीके से इसको एक लेजिटिमेसी मिल गई है कि हाँ, अगर कोई मनमाफिक बात नहीं कह रहा तो उसे धमका दीजिए, उसकी माँ बहन को गाली दे दीजिए, उसका नंबर सार्वजनिक कर दीजिए और कहिए कि इसको गाली दे। जिस तरीके से ये पूरा भ्रम फैलाया गया है, इसी भ्रम के साथ दूसरा सवाल मैं जोड़ देती हूँ कि क्या आपके परिवार की प्रतिक्रिया होती है इस तरीके की धमकियों पर? क्या इसी को जवाब समझा जाए? नहीं, जानना चाहिए आप लोगों को भी, मुझे क्या है जी। उन ट्रोल्स तक ये पहुंचना चाहिए कि इस तरीके की जो हरकतें हैं, इनका किसी की एक आम व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप केवल एक पत्रकार नहीं हैं, या वो व्यक्ति नहीं है, वो दानव नहीं है जिसके रूप में आपको प्रचारित किया जाता है। एक आम परिवार की तरह आपके भी परिवार में लोग हैं जो आपकी फिक्र करते हैं। भारत के इतिहास में गालियां रही हैं, लेकिन सांस्कृतिक यात्रा में गालियां रही हैं, वो आ गई किसी भी तरीके से। लेकिन 2014 के बाद से जिस तरह से गालियों के लिखने का दौर चला और बोलने का दौर चला, वो कभी भी नहीं रहा। तो जो चौराहे की बहस थी वो अब ड्राइंग रूम में हो रही है और हम लोगों के फ़ोन नंबर पे हो रही है। इसमें ज़रा भी भ्रम रखने की ज़रूरत नहीं है कि गाली देने वाले लोग कौन हैं। अगर उनको मेरी निष्पक्षता को लेकर चिंता हो रही होती तो ट्रोल मैं नहीं हो रहा होता, बाकी 50 एंकर हो रहे होते। तो उनको मेरी निष्पक्षता की चिंता नहीं है, उनको चिंता यह है कि जब हमने सबको खत्म कर दिया तो ये कैसे बचा रह गया है। तो वो हताश हैं। मेरे बचे होने के को लेकर या मेरे जैसों के बचे होने को लेकर वो हताश हैं, तो वो गालियां देते हैं, ट्रोल करते हैं। अगर मैं कहूं कि इसका कोई भी असर नहीं होता है तो ये ठीक बात नहीं होगी। अगर असर नहीं होता तो हम कहते भी नहीं। और इसलिए कहते हैं कि इसलिए नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बेचैन हो गया हूं इनसे, बल्कि इसलिए भी आपसे बताता हूं, मैं लिखता हूं। मेरे दोस्तों से काफ़ी बहस होती है कि तुम क्यों ये बात पब्लिक में डालते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि ये एक एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के तहत हो रहा है, इसलिए पब्लिक में ये बात डालनी चाहिए कि गालियां दी जा रही हैं। बहुत ही वो मारने काटने की गालियां, तर्क वो करना नहीं चाहते हैं। उन्होंने वो बहुत सारे लोग यहीं पे दिखा रहे थे कि एक वकील साहब प्रोफेसर हैं, जानते नहीं मेरे बारे में, लेकिन फोटो लगाए हुए हैं कि एंटी नेशनल है।
और अपना स्टूडेंट फॉलो करते होंगे, तो एक तरह से ये एक नेटवर्क बना है कि हम सब के बीच से एक समर्थक बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। जैसे ही आप दर्शक, नागरिक से दर्शक बनते हैं और दर्शक से लॉयल दर्शक बनते हैं और फिर दर्शक से जैसे ही आप समर्थक में बदलते हैं, फिर आपको सवाल से का कोई मतलब नहीं रह जाता, फिर आप उस पार्टी के लिए झंडा उठा लेते हैं। और यही प्रक्रिया वो ज़्यादा से ज़्यादा वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो खूब गालियाँ पड़ती हैं, धमकियाँ पड़ती हैं, इससे ज़िंदगी पर असर पड़ा है। अच्छी बात ये हुई कि घर में बंद रहने के कारण मैं ज़्यादा लिखने लगा हूँ, तो 25,000 शेयर हुआ ना। हाँ, मैंने पूछा ना कि जब न्यूज़ चैनल युद्ध का मंच सजा रहे थे तो आप गांधी जी के नाम पर शांति पुरस्कार लेने चले गए। तो मैं बैठ के पढ़ता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, तो ये अच्छी चीज़ें हुई हैं। परिवार के लोगों पे भी असर तो पड़ता ही है कि जब हम परेशान रहते हैं तो ज़रूर हमारे दोस्तों पे भी असर पड़ता है। और हम कोई लोहे के नहीं बने हुए हैं, डर हमको भी लगता है। और जिसको भी डर नहीं लगता उससे थोड़ा सा बचिए, उससे दूर रहिए। जो भी बात बात पे सीना खोल ले, सीना दिखा दे, दूर रहिए। ऐसे बहादुरी नहीं होती है। हर दिन अपने डर को जीतना ही बहादुरी है। हर दिन अपने आप को बहादुर घोषित करना बहादुरी नहीं है। तो बहुत गालियां पड़ती। मेरे फ़ोन पे पिछले 5 दिनों से, जब वो 14 तारीख को पुलवामा अटैक हुआ, तो अचानक लगा आप एंटी नेशनल हैं। मैंने कहा मैं कैसे एंटी नेशनल हो गया भाई, तो समझ में नहीं आया। तो वो कोई अवार्ड सेरेमनी था, उसमें मैं कुछ बोल आया न्यूज़ चैनलों को, तो उन्होंने उसके बाद से भयानक ट्रोलिंग शुरू हुई। और मेरे फ़ोन पे एक फ़ोन नहीं, 2 फ़ोन नहीं, 3 फ़ोन नहीं, मतलब 5 दिनों तक लगातार मैं एक शब्द टाइप नहीं कर पाता था अपने फ़ोन पे, इतने फ़ोन आते थे लगातार। तो उनको देखना ही एक तरह से हदस जाना है कि आंखों में चुभता है कि इतना फ़ोन कौन कर रहा है, कौन कर सकता है, किसको मुझसे इतनी दिक्कत हो गई है। भाई जब आपको 15 लाख नहीं मिले उनसे तो दिक्कत नहीं हुई, हमने तो ऐसा कहा भी नहीं था कुछ, आप मुझे ट्रोल कर रहे हैं। ये कहां से आया है? और वो सारे ट्रोल करने वाले, गालियां देने वाले क्यों अंत में जाकर ये सवाल पूछते हैं कि आप एंटी मोदी क्यों हैं? हम कहां एंटी मोदी, हम तो मोदी की मदद करते हैं सवाल पूछ के, ताकि समय पे पता चल जाए। तो बहुत ही खराब हालत है मीनाक्षी। और ये सामान्य, मैं यही सोचता हूं कि आम नागरिक के अंदर जब ये भय बैठता होगा तो वो कितना भयानक होता होगा। मुझे तो फिर भी इसकी आदत हो गई। अगर आपके फ़ोन पे कोई 4 दिनों तक लगातार हज़ारों की संख्या में फ़ोन और 3,000 से ज़्यादा मैसेजेस भेज दे गालियों के, उनको देखना, उनको डिलीट करना, सबको एक बार में नहीं कर सकता क्योंकि पहले के कुछ मैसेजेस बहुत ज़रूरी होते हैं, उसको रखना पड़े, इसलिए आप सबको एक साथ बल्क में डिलीट नहीं कर सकते हैं। उनको डिलीट करने के लिए ही मुझे रोज़ 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठकर ये करना पड़े, तो ये वो काम कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि इसके ज़रिए पब्लिक के बीच में ही पब्लिक को एक दीवार बना दिया है। वो इस लड़ाई में अब सामने नहीं है, वो उपदेशक हैं। 7 दिन तक लड़ाई हो जाए फिर वो कह सकते हैं कि हमारी लड़ाई कश्मीर को लेकर है, कश्मीरी लोगों से नहीं है। वो कह सकते हैं क्योंकि उनको बहुत सारी रैलियां करनी होती, तो कुछ ना कुछ कहना है तो कहीं ना कहीं कुछ कह देते हैं वो। तो ये एक व्यवस्था बनी है जिसको उन्होंने लेजिटिमाइज किया, या उनकी पार्टी की पॉलिटिक्स ने लेजिटिमाइज किया है। ये अब 5 साल के बाद अगर आप नहीं देख पाएंगे तो कब देख पाएंगे? ज्यादातर ट्रोल करने वालों को वो क्यों फॉलो करते हुए नजर आते हैं? और वही सिर्फ ट्रोलिंग की बात नहीं है, उनके पार्टी के जो नेता हैं, जो आईटी सेल के जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैसेजेस चलते हैं, सबकी भाषा एंकर से लेके वहां तक एक हो गई है और वो सब एक दिशा में जाती हुई दिख रही है। तो हम लोग सोशल साइंटिस्ट भी हो गए हैं, देखते देखते तो समझ में तो आती है ना बात की ये बात आ कहां से रही है और जा कहां से रही है। तो बहुत खराब है, इसको रोज झेलना, गालियां बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में झेलना। हम सब अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, सिर्फ उन्हीं की माँ नहीं है कि जो जाके बैंक में लाइन लगा के फ़ोटो खिंचवा लें। मेरी भी माँ है और मैं भी अपनी माँ की बड़ी इज्जत करता हूँ।
न्यूज़ रूम की आप आलोचना करते रहे हैं, पर मीडिया का जो एक तबका है जो जिस तरीके की हरकतें कर रहा है, सब वाकिफ हैं। नहीं, वो उसकी एक तबका नहीं है, वो बड़ा तबका है। जी, बहुत बड़ा 900 तबका। चैनल हैं इस देश में। हम तो 2 ही 4 चैनल को जानते हैं, पर ये काम कई 100 चैनलों से हो रहा है। पर मीडिया में खुद को इवैल्यूएट करने की, अपना खुद का आकलन करने की कोई ऐसी रिवाज नहीं रही है। ऐसे में आप किसी कॉन्क्लेव में जाते हैं, किसी संगोष्ठी में जाते हैं, वहाँ बड़ी नैतिकता की बातें होती है। वही संपादक जो न्यूज़ रूम में ऊप्स मूवमेंट और तैमूर डेस्क बनवा रहे ऐसे हैं, लोगों से मैं थोड़ा दूर रहने लगा हूँ आजकल। जी, मेरा सवाल यही है कि ये जो नैतिकता है, ये जो आदर्श है, ये सिर्फ संगोष्ठियों और कॉन्क्लेव में क्यों है, न्यूज़ रूम में क्यों नहीं है? नहीं रहेगा, क्योंकि यही तो, अगर वो उन्हें पता है कि वो न्यूज़ रूम में कुछ बातें कहनी है, सबके पास एक भीड़ है ना, तो उनके भी कार्ड बढ़ जाते हैं, लोग आ जाते हैं, तो वो सोचते हैं वो जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं। लेकिन अपना इवैल्यूएशन ही नहीं करना नहीं चाहिए, होगा। कहीं ये से जो नहीं देखिए आप हिंदी के अखबारों के संपादकों का हाल देख लीजिए। हम न्यूज़ एंकरों की तो आलोचना होती है, उनके एडिटोरियल देखिए कितने ख़राब हो गए हैं। और यही नहीं, कैसे पत्रकारिता को ख़त्म किया जा रहा है। मैं एक हिंदुस्तान अखबार देख रहा था कि 80-85 खबरों में कोई मुश्किल से 10-12 बाईलाइन भी नहीं है, जबकि वो बहुत बड़ा अखबार है। कुछ अखबारों में संपादकीय भी आना बंद हो चुके हैं। तो कैसे लिखेंगे? नाम से तो लिखने से अच्छा है, झमेला लेने से तो नहीं। आज छपते हैं वैसे, लेकिन वो पत्रकारों के नाम तक नहीं है। तो जर्नलिस्ट को भी फेसलेस बनाना है, और जो न्यूज़ रिपोर्ट है उसको भी इंफॉर्मेशन लेस बनाना है। अभी तक जो आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ने से पढ़ना नहीं आ जाता है। ज़रा ध्यान से एक एक न्यूज़ आइटम को पढ़िए, तब आपको ये खेल पता चलेगा। ये मेरा मसला नहीं है, ना तो ये आरफा खानम शेरवानी का मसला है, ये इंस्टीट्यूशनल मामला है। और व्यक्तियों का, 2-4 व्यक्तियों का होना भी बहुत दुखद है। क्यों 2-4 व्यक्ति होने चाहिए जो अपने व्यक्तिगत तौर पे कर रहे हैं, या क्यों 2-4 वेबसाइट होनी चाहिए? 900 न्यूज़ चैनल हैं। आज आप एक भी न्यूज़ चैनल का नाम नहीं ले सकते कि ये जर्नलिज्म कर रहा है। तो काहे के लिए आपके घर में है? तो अंदर नहीं है। जो हमारे प्रेस की जो बॉडीज़ हैं, जो बनी हुई हैं संस्थाएं हैं, वो बहुत काम की नहीं हैं, बहुत काम की नहीं हैं। उनमें भी वही सब लोग हैं, और जो लोग भी होंगे तो क्या कर लेंगे? वो एक निंदा कर देते हैं, कंडेम कर देते हैं, वो ट्विटर पे आ जाता है, वो चलता फिरता कहीं गायब हो जाता है। लेकिन स्थितियां वैसी ही बनी रहती हैं। उनके ये कह देने से कि बरखा दत्त को, रोहिणी सिंह को, आरफा खानम को, मुझे अभिसार को ट्रोल किया जा रहा है, ये ठीक नहीं, हम इसका विरोध करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि फर्क आपको नहीं पड़ रहा है, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। और लोगों को फर्क नहीं पड़ना ही कई बार मुझे लगता है कि ये इस बात का प्रमाण है कि जो इन न्यूज़ चैनलों पर दिख रहा है वो शायद हिंदुस्तान में हो गया है। भारतीयों को यथास्थितिवादी कहा जाता था, और ये सब दिखाई पड़ रहा है कि वो यथास्थिति में खुश हैं। अजीब तरह का, मतलब ये स्टेटस को तो नहीं है, क्योंकि जो हमने बुनियाद कायम की थी उसका रेफरेंस पॉइंट बदला, उसको पूरा ध्वस्त किया इन चैनलों ने। अब आप देखिए कि वो कहाँ से कोई सवाल पूछ रहे हैं, है ना। तो अगर आप देखें तो ये एक पुराना स्टेटस को जो था वो ध्वस्त हो गया है। एक नई चीज़ इन्होंने बनाई तो ज़रूर है, और जिसमें जो अमर्यादा है, जो अनैतिकता है, उसको प्रतिष्ठित किया है। जो पहले से चली आ रही थी उसको स्थापित किया है, प्रतिष्ठापित किया है। तो जो अमर्यादाएं हैं, जो अनैतिकताएं हैं, उनको नैतिक बनाया है, उनको मर्यादित किया है। ये काम तो इन्होंने किया ही है कि अब आप चैनलों पर आकर देखिए। एक चैनल पे मैं देख रहा था कि 2 आर्मी के सज्जन रिटायर्ड जानकार बैठे हैं, और बगल में एक प्रवक्ता कह रहा तेरा नेता लुच्चा है, तेरा नेता लुच्चा है, और ये लुच्चा है, वो लुच्चा चल रहा था उसमें। मैं ये सोच रहा था कि अच्छे भले लोग भी जाकर इस गंदगी को क्यों लेजिटिमाइज कर रहे हैं? वो क्यों जाते हैं? हिंदुस्तान की आर्मी जेंटलमैन आर्मी कही जाती है, वो क्यों ऐसे एंकरों के बगल में बैठते हैं? क्या उनको भी लगने लगा है कि देश में उनसे ज्यादा ये नेशनलिस्ट, ये न्यूज एंकर हो गया है? उनको देखना चाहिए कि किस तरह से वहां पर नचवाया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं। हमारे जो रिटायर्ड सोल्जर हैं, बड़ा रिस्पेक्ट है उनके लिए, उनके नॉलेज के लिए। वहाँ वो कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ उनके प्रेजेंस को लेकर ये न्यूज़ चैनल अपने आप को लेजिटिमाइज करते हैं, अपने एजेंडा को, कि हमारे साथ आर्मी के ऑफिसर बैठे हैं। और वो दूसरों को पूछता है कि तेंदुलकर या कोई नसीरुद्दीन शाह एंटी नेशनल है। मैं इन सेना के बेहतरीन अफसरों से गुजारिश करता हूँ
कि आप प्लीज, आप हमारे लोकतंत्र के सबसे मजबूत प्रहरी हैं, आप अपने अनुभव और ज्ञान का इस्तेमाल इन बंदरों के जरिए लोकतंत्र के खात्मे में साथ मत दीजिए, वरना 10 साल बाद जब कोई YouTube में जाकर देखेगा तो आप नजर आएंगे कि आप वहां पर बैठे हुए थे, क्योंकि वो ये नहीं बोल पाते कि तुम कैसे बोल सकते हो। मैं जानता हूं, मैं आर्मी मैन हूं, मैं जानता हूं जान की कीमत क्या होती है, शहादत की कीमत क्या होती है। जब गोली चलती है तो हमारे घरों के भीतर कितनी गोलियां चलती हैं। तो हमारे जेंटलमैन आर्मी के जो जितने भी रिटायर्ड अफसरान हैं, उनको ये बात समझना चाहिए कि एंकर उनकी मौजूदगी का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लीज़ वो ऐसा ना होने दें। उनका नॉलेज बहुत कीमती है, बहुत ज़रूरी है कि डिफेंस के स्ट्रेटजी को हम पब्लिक के तौर पर समझने के लिए, उनके अनुभवों को जानने के लिए, वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी लोग हैं। लेकिन उनको बिठाकर भाषा की मर्यादा टूटे, जो खुद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं की, अपनी कमांड के यूनिट में कभी नहीं होने दिया, और अब जाकर एक शाम बिताने के लिए आप बैठे हैं जहां पर उस तरह का प्रोपेगेंडा एजेंडा चल रहा है। आपने जिस सेना को लीड किया उसमें कभी भी आपके दिमाग में ये बात नहीं आई, ना आने दिया आपने कि हम हिंदू मुसलमान अलग हैं, और इन चैनलों पर सारा एजेंडा चल रहा है और आप बैठे हुए नजर आ रहे हैं। मत आइए। अगर सेना से रिटायर हो गए हैं तो इन न्यूज़ चैनलों से भी रिटायर हो जाइए, छोड़ दीजिए इनको छोड़िए आप। हमारे पास यही एक लोकतांत्रिक तरीका बचा है कि आप इनको छोड़ दीजिए, वरना ये हम सबको छोड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे ये लोग। हम सब इसी सड़क पे कहीं घेर के मार देगा, कोई आपको मार देगा, कोई सुबोध सिंह को मार देगा, कोई अखलाक को मार देगा। मरेंगे वो सब जो चुप हैं। कोई गोली से मरेगा, कोई धक्का मुक्की से मरेगा, और कोई भूख से मरेगा। मरेंगे तो सब, पर अंबानी जी की मानहानि ₹1.25 की होनी चाहिए। हाँ, मेरी भी, प्रधानमंत्री की भी मानहानि ₹1.25 की होनी चाहिए, और राष्ट्रपति की भी मानहानि ₹1.25 की होनी चाहिए। सबकी मानहानि ₹1.25 की मानहानि, एक धनहानि, एक मानहानि, ₹1.25। आप भी नारे बना रहे हैं आज। हाँ, तो यही समझा रहा हूं उनको। तो बंदी जनता ज्यादा समझती है। नहीं, ये बात नहीं है। हमको ये बात समझना है कि ये जो नारों की शक्ल में बातें कही जाती हैं, बहुत ज़्यादा इनसे प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। वो पॉलिटिक्स में लोग अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए कहते हैं, लेकिन आप सिटीजन हैं, अपनी नागरिकता को बचाइए। बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए। थोड़ा 1 घंटा ज़िंदगी में निकालिए, हफ्ते में कम से कम, कि जब बैठ के आप गंभीर रूप से उन्हीं समाचार पत्रों का, घटनाओं का विश्लेषण करें। आप अपने तौर पे, आप जो इस टीवी के ज़रिए बाहर भी सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि वो भी एक तरह से वो मेहनत करें। लोकतंत्र में मैं हमेशा एक बात को इस प्राइम टाइम को करते हुए समझा हूँ, जो पहले मैं नहीं समझता था। मैं यही समझता हूँ कि लोकतंत्र में नागरिक होना, मेरे नज़र में IIT का इम्तहान सबसे मुश्किल था, क्योंकि मैं मैथ्स में सबसे ज़्यादा कमज़ोर था। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि लोकतंत्र में नागरिक होना IIT के इम्तहान की तैयारी से भी मुश्किल काम है। ये फोकट का काम नहीं है। तो बहुत मेहनत कीजिए, और बहुत मेहनत से संस्थाओं में भागीदारी कीजिए। जो संस्थाएं खड़ी हो रही हैं, आप उनको सपोर्ट कीजिए। आप याद रखिएगा कि जिस दौर में लोग इतिहास मिटा रहे हैं, उसी दौर में आप वो हैं जो इतिहास बना रहे हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।